गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे केडिया कॉमर्स क्लासेस के। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसका क्वेश्चन अगला देखने वाले हैं बिकॉज कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, और ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 जो था इसमें ए हमारा हो चुका था। कल हमने बी की शुरुआत की थी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था हमने। कल का जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा था बच्चों कि कौन कौन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये कल के लेक्चर में हमने देखा था। ओके, चलो। तो बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ये हमने कल के लेक्चर में पूरा देखा था। और साथ ही साथ हमने काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था कि जिसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, साथ में देखा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहां तक बच्चों कल हमने देखा था। फिर सर आज हम क्या देखने वाले हैं? तो बच्चों आज जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले एक्सप्लेन द एनी टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप सभी को पता है कि डिमांड जब कम ज्यादा होती है ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू इनकम, ड्यू टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और एनी अदर नॉट रिलेटेड प्रोडक्ट, उसके वजह से अगर डिमांड में चेंजेस होते हैं, डिमांड कम ज्यादा होती है, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर सर ये डिमांड कितने परसेंटेज में कम हुई या कितने परसेंटेज में ज्यादा हुई, कितने परसेंट में डिमांड इंक्रीज हुई, कितने परसेंटेज में डिमांड फॉल हुई, तो ये सब कौन सर हम कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है? तो वो ही देखने वाले हैं जिसका क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन द एनी टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से डिमांड किस तरह से कम ज्यादा होती है, उसको कौन कैसे किया जाता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जिसके अलग अलग मेथड्स है और वो मेथड्स कैसे है वो हम देखने वाले हैं। चलो लेट अस स्टार्ट करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स। उन्होंने बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 मेथड से हम काउंट कर सकते हैं। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर आपको काउंट करना है कि कितने पैमाने पे उसमें चेंजेस होता है, तो उसके लिए 3 मेथड उन्होंने दी। पहली मेथड है रेशियो मेथड, जिसको प्रोपोर्शनल मेथड भी बोले जाता है बच्चों। रेशियो मेथड जिसको प्रोपोर्शनल मेथड भी बोले जाता है बच्चों। इसको अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं बच्चों, अरिथमेटिक मेथड भी इसको बोले जाता है। तो देखो क्या दिया इन्होंने। कभी कभी बच्चों आपको एक बता दूं और एक चीज कि इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स या 3 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन ही पूछेगा। ये क्वेश्चन में से कोई भी एक मेथड आपको पूछ सकता है। जैसे कुछ सालों पहले उन्होंने देखो वहां पे देखा है 3 मार्क के लिए उन्होंने पूछा था मार्च 2017 और अक्टूबर 14, 15 और 18 में। तो सिर्फ इतना पूछा था। क्या पूछा था? एक्सप्लेन रेशियो मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन द अरिथमेटिक मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर पूछ सकता है एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर प्रोपोर्शनल मेथड ये काय की है, तब तो याद ही नहीं आता सर हमें। सर रेशियो मेथड यानी क्या? तो बच्चों ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काउंट करने की या मेजरमेंट करने की मेथड है। तो 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड वो आपको पूछ सकता है, तो इसलिए तीनों मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। This ratio method of a measuring elasticity of demand is also known as arithmetic और परसेंटेज मेथड। उन्होंने बताया कि ये जो रेशियो मेथड है, रेशियो यानी प्रमाण, ये जो रेशियो मेथड है, ये जो प्रमाण मेथड है, उन्होंने बताया दिस मेथड इज आल्सो नोन, इसको और क्या हिसाब से जाना जाता है? अरिथमेटिक मेथड। अरिथमेटिक मेथड बोले तो सरासरी, या फिर परसेंटेज मेथड जिसमें हम परसेंटेज काउंट करते हैं। ये अलग अलग मेथड से हम इसको बता सकते हैं। This method is developed by the Dr. Marshall. You know यार ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल तो मजाक नहीं बोलता, हर जगह मिल जाएंगे बच्चों। आप ऐसा कोई भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक ना ही होगा मेरे हिसाब से तो जहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल आपको मिलेंगे नहीं। वो टैलेंटेड इंसान था यार, इसने इतना रिसर्च किया है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इतना कुछ लिखे हुआ, इतना कुछ लिखे हुआ। मैं तो बोलता अगर आपके कॉलेजेस अभी शुरू होंगे ना तो वहां पे जाना कॉलेज में, बोलना डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाली बुक है वो लाइब्रेरी से आपने निकालना, उसको एक बार पढ़ना बच्चों, देखना तो वो बुक कैसी है, क्या लिखा वो बुक में उन्होंने। अरे इतना कुछ आविष्कार किया उन्होंने इकोनॉमिक्स में, आपको क्या बताऊं। तो दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये मेथड बच्चों किसने डेवलप की? तो ये हमारे जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है इन्होंने उसको डेवलप किया, और इसीलिए उन्होंने बताया इन दिस मेथड, ये मेथड में अगर हम देखते हैं तो इन दिस मेथड, ये मेथड के अंदर इन दिस मेथड वी कंसीडर द परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिवाइडेड इट बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझा क्या? उन्होंने बताया कि इसके परसेंटेज में कितना चेंजेस होता है प्राइस में, तो क्योंकि इसके परसेंटेज में सेम क्वांटिटी में चेंजेस होता है, और जब आप ये दोनों परसेंटेज निकालते हो तो उसको परसेंटेज मेथड या रेशियो मेथड बोलते हैं। अब कैसे देखो, उन्होंने वो एग्जांपल दिया, शेड्यूल दिया नीचे, thus the percentage method change in a demand, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये मेथड है, तो प्राइस देखो यहाँ पे एक प्राइस लेते हैं हम एक्स है और डिमांड है यूनिट्स में। जब प्राइस 200 रुपए थी बच्चों, तब डिमांड कितनी की हमने 1000, प्राइस 200 थी डिमांड 1000, प्राइस 200 थी डिमांड 1000, प्राइस 200 थी डिमांड 1000 किया। और जब प्राइस कम हो गई, प्राइस फॉल हो गई, 200 पे से कितनी आ गई 100, तो हमने डिमांड कितनी की बच्चों 1500, डिमांड कितनी की बच्चों वहां पे हमने 1500। ये देखो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है आपको, हमने डिमांड कितनी की 1500, यानी यहाँ पे 200 पे से जब प्राइस क्या हो गई 100 हो गई, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो 1000 पे से 1500 हो गई। Is that clear? And when other thing being equal, there is a fall in a price, there is a rises in the demand. अब देखो कैसे यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, अब कैसे परसेंटेज निकलता, तो वो हम देखने वाले हैं। अब उन्होंने बताया प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स, कि भैया एक्स नाम की कम्युनिटी है हमारा, वही मैंगो ले लेता, मैंगो की जो प्राइस है फॉल 200 टू 100, उसकी वो बोलता प्राइस 200 से 100 रुपए हो गई, ठीक है भैया हो गई। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, और उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई सर, तो वो बढ़ गई 1000 से 1500 यूनिट, ठीक है सर, हमने देख लिया 1000 से 1500 यूनिट हो गया। हियर यहाँ पे क्या देखने को मिला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 50%। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड हो रही है उसका परसेंटेज अगर निकालते हो तो 50%। अब आप बोलेंगे सर 50% कैसा, तो बच्चों देखो ना, डिमांड कितनी थी 1000, 1000 हो गया 100%, 1000 का 50% कितना आता है बच्चों 500, तो हमारी डिमांड कितने से बढ़ गई, 1000 थी अब 1500 हो गई, इसका मतलब 1000 से 1500 हो गई, यानी 500 बस से बढ़ गई ना, तो 500 बोले तो 1000 का 50% कितना आया 500, तो 50% से बढ़ गई। इज दैट क्लियर? और वैसे उन्होंने बताया कि वेयर एज जहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज आल्सो 50%। अब प्राइस पहले 200 थी, 200 का हाफ यानी आधा, यानी 50% कितना होता है 100, तो प्राइस भी 50% हो गई, यहाँ पे डिमांड भी 50% से बढ़ गई। तो इसका मतलब होता है देयरफॉर, अब ये दोनों का जो परसेंटेज आया 50% 50%, तो 50% डिवाइडेड बाय 50% इज इक्वल टू 1। समझा कि 50% को अगर 50 से डिवाइडेड करें तो जीरो नहीं आता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर 50 डिवाइडेड बाय 50 तो जीरो आना चाहिए। अरे बेटा 50 वन जा 50, टेबल याद है क्या, टेबल लर्न करा करो, 50 वन जा 50, 5 वन जा 5, 1 वन जा 1, 2 टू जा 2, वो जो टेबल थे ना वो सब लर्न करो। तो यहाँ पे 50 वन जा 50, यानी 50 50 कट होगा 1 आएगा, यानी यूनिटरी, यूनिटरी बोले तो 1। तो which means elasticity demand is a unitary, जिसका मतलब उन्होंने बताया कि ईडी का मतलब बच्चों elasticity demand इज ए यूनिटरी, वो कैसा रहेगा यूनिटरी और 1 या फिर एक रहेगा। इन दिस एग्जांपल, अपने एग्जांपल में समझा कि आपको रेशियो कैसे निकाला हमने, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, जितने से डिमांड बढ़ी उसका परसेंटेज अलग निकाला, जितने से प्राइस बढ़ गई या कम हो गई उसका परसेंटेज अलग निकाला, फिर वो दोनों के परसेंटेज से एक को डिवाइडेड किया, तो हमें आंसर मिल गया यूनिटरी 1। इज दैट क्लियर? तो इसको रेशियो और प्रोपोर्शनल मेथड बोले जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कि भैया आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, फिर प्राइस बढ़ने के बाद में आपने एक्स्ट्रा पैसा कितना खर्चा किया, और प्राइस कम होने के बाद में आपके पैसे कितने सेव हुए। अब एक शॉर्टकट में पहले वो पढ़ने से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं मार्केट में जाता था, है ना, मैं मार्केट में जा रहा था, तो भेलपुरी नहीं खा रहा था बच्चों, ध्यान दो अच्छे से, गाना नहीं बोल रहा हूँ मैं मार्केट में जा रहा था बच्चों, जब मैं मार्केट में जा रहा था तो मैंने एप्पल लिया 1 kg। अब 100 रुपीज केजी थे बच्चों एप्पल, ठीक है, 100 रुपए में 1 किलो एप्पल आता था, मैं जाता था हमेशा संडे टू संडे 1 किलो एप्पल लेके आता था, 100 रुपीज सामने वाले को देके आता था। अब प्राइस फॉल हो गई, प्राइस क्या हो गई बच्चों फॉल हो गई, प्राइस हो गई 80 रुपीज केजी, कितना हो गया 80 रुपए किलो। अब मुझे बताओ 1 किलो एप्पल कितना महंगा 80 रुपीज में, मेरा कितना पैसा सेव हुआ 20, तो अब मैं कितना एक्सपेंडिचर करूंगा 80 रुपीज, तो मेरा पैसा कितना सेव हो रहा 20, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 80। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी तो आप पता कर सकते ना कि पहले 100 रुपीज एक्सपेंडिचर हो रहा था, अब 80 रुपीज एक्सपेंडिचर हो रहा है, 20 रुपीज सेव हो रहा, तो 100 को अगर 80 से भी डिवाइडेड कर सकते हैं आप। या डिमांड कितनी कर रहा है, अगर मैं डिमांड बढ़ा दूं, समझो 1.5 किलो ले रहा आपने, तो उससे भी आप डिवाइडेड कर सकते हो। तो देखो देखो अब आगे क्या देगा, इसलिए मैं मेरे चेहरे पे एकदम से स्माइल क्यों आ गई, क्योंकि देखो आगे वो नाम देखो ना बच्चों, क्या दिया, द नेम ऑफ डॉक्टर मार्शल। क्या देवा है, द नेम ऑफ डॉक्टर मार्शल।
द नेम ऑफ डॉक्टर मार्शल इज एसोसिएट विद दिस मेथड, ये मेथड के साथ में उनका नाम जुड़े हुआ है बच्चों। यानी ये मेथड जहाँ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोले जाए तो यानी जैसा वहाँ पे हमने रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड, अरिथमेटिक मेथड देखा, वैसे मार्शल मेथड बोला तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जाने जाते हैं। एंड दिस मेथड आल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड। अरे वाह, इसको बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। अब आप बोले सर रेवेन्यू मेथड कैसे, वो समझ में आया बच्चों। 100 रुपीज में मैं 1 kg एप्पल ले रहा था, बरोबर है सर। 100 रुपीज एक्सपेंडिचर कर रहा था तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गई, राइट सर। अभी मैं 80 रुपीज में 1 किलो में ये एप्पल परचेस कर रहा, तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया 80, तो 80 रुपीज क्या होगा एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों मेरे पैसे कितने सेव हुए सर, पहले 100 रुपीज था, अभी 80 हुआ, 20 रुपीज से हुए, तो रेवेन्यू कितना हुआ मेरा सर 20 रुपीज हुआ। तो बच्चों रेवेन्यू कितना जमा हो रहा है उसको भी काउंट करके पता चलता ना यार एक्सपेंडिचर कितना हुआ। एक्सपेंडिचर माइनस कर दो टोटल में से तो रेवेन्यू पता चलता, रेवेन्यू माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर पता चलता, तो दोनों मेथड तो एक ही हो गई ना। इसीलिए इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोले जाता, इसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोले जाता। In this method, statistics of a total expenditure is used to find out the elasticity of demand. स्टैटिक्स यानी संख्या की बोले तो फिगर्स यानी न्यूमेरिकल्स यानी नंबर यूज किए जाते हैं काय के लिए, तो डिमांड पता करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांगने की लवचिकता कितनी हो पता करने के लिए। टोटल एक्सपेंडिचर एट द ओरिजिनल प्राइस, कि हमने पहले प्राइस में कितना पैसा खर्चा किया, एंड टोटल एक्सपेंडिचर एट द न्यू प्राइस, और जो नई प्राइस आ रही है उस पर हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कंपेयर्ड विद ईच अदर। ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं। पहले मैं 100 रुपए में 1 किलो एप्पल लेके आता था, अब मैं 80 रुपए में 1 किलो एप्पल लेके आ रहा। ये दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं, पहले 100 अब 80, तो ये दोनों को हमें कंपेयर करना है। वी कम टू नो, हमें यहाँ पे पता चलता है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारी इलास्टिसिटी डिमांड व्हेन प्राइस फॉल और राइज, जब हमारी प्राइस कम होती है या बढ़ती है, टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, वो टाइम पे हमारा एक्सपेंडिचर चेंज होता है, रिमेन कांस्टेंट, डिमांड इज यूनिटरी। अगर वो टाइम पे हमारा एक्सपेंडिचर बदलाव नहीं होता है, जितना उतना खर्चा करते हैं हम, 100 रुपए खर्चा करते हैं, चाहे फिर 100 रुपए में 1 किलो एप्पल है, 100 रुपए में 800 ग्राम एप्पल है, 100 रुपए में 700 ग्राम एप्पल है, हम 100 ही रुपए एप्पल पे खर्चा करेंगे। फिर 100 रुपए में 1.5 किलो एप्पल है, हमारा टारगेट है भैया 100 रुपए महीने का एप्पल पे खर्चा करना। फिर वो एप्पल चाहे 200 रुपए किलो हो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो हो, कितना भी प्राइस हो, हमें कितने पैसे खर्चा करना है 100 रुपीज एप्पल के ऊपर। तो वो टाइम पे क्या बोले जाएगा बच्चों, प्राइस फॉल हो या प्राइस राइज हो, बट जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, तो उसको बोले जाएगा डिमांड इज अ यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड कैसे रहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक रहेंगे, समझा क्या। अब दूसरा दिया, व्हेन प्राइस फॉल, अगर कीमत कम होती है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज और प्राइस राइजेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। अगर कीमत कम होती है तो खर्चा बढ़ाएंगे, और कीमत ज्यादा होती है तो खर्चा कम करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, डिमांड इज इलास्टिक, वो टाइम पे हमारी डिमांड कैसे रहेंगी बच्चों, इलास्टिक रहेंगी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो हम जितना पहले खर्चा कर रहे थे उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा अगर प्राइस कम होती है तो इसका मतलब हो गया पहले 10 रुपए में हम ला रहे थे, अब वो बोलता भैया 10 रुपए में 1 किलो है, 2 किलो 15 का हो गया, तो प्राइस कम हो गई, तो इसका मतलब है हम 15 रुपए दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो खर्चा ज्यादा हो रहा है ना। व्हेन प्राइस फॉल एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, जब कीमत कम हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो रहा, और प्राइस राइज एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा, जब क्या हो रहा, अगर कीमत बढ़ रही है तो फिर खर्चा भी अगर हमारा बढ़ रहा है, तो डिमांड इज इनइलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो वहां पे हमारी डिमांड कैसे रहेंगी, एक तो डिमांड इलास्टिक इनइलास्टिक रहेंगी, यानी जैसे कि वैसी, या फिर उन्होंने बताया लेस देन 1, जितनी है उससे कम रहेंगी। Measurement of elasticity of demand with the help of the total expenditure method can be better understood with the help of the following example. अब यहाँ पे बच्चों उन्होंने एक शेड्यूल दिया, अब एक शेड्यूल क्या बोलता है देखो। अब यहाँ पे पहले इसमें क्या दिया बच्चों उन्होंने, यहाँ पे दिया प्राइस, यहाँ पे दिया डिमांड, यहाँ पे टोटल आउटले यानी एक्सपेंडिचर, और इलास्टिक डिमांड का रिजल्ट क्या आया। तो जब प्राइस ए कंडीशन लेते हैं, प्राइस कितनी थी 10 रुपए, हम डिमांड कितने करते थे 12 यूनिट करते थे, टोटल एक्सपेंडिचर 10 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 10 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 रुपए हमारा खर्चा होता था। अब प्राइस कितनी हो गई 8 रुपए हो गई, 8 रुपए प्राइस हो गई। अब कितना परचेस कर रहे हैं हम, डिमांड कितनी कर रहे हैं 15 मल्टीप्लाई अगर हम 8 करते हैं बच्चों तो भी पैसा कितना जा रहा है 120 ही। इसका मतलब होता है प्राइस चाहे कम हो या प्राइस वैसे हो, लेकिन टोटल एक्सपेंड डिमांड कितनी है हमारी, जब प्राइस 10 रुपीज थी तब डिमांड कितनी थी 12, जब प्राइस 8 रुपीज हो गई डिमांड कितनी हो गई 15। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें प्राइस कम दिख रही, डिमांड ज्यादा दिख रही है ना, क्योंकि हम रूल वही फॉलो कर रहे हैं, अदर थिंग इक्वल व्हेन प्राइस इज लो डिमांड इज हाई,
ये हम फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर को फॉलो करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर जब प्राइस हाई थी तब भी 120 था, जब प्राइस लो है तब भी 120 है। इसका मतलब क्या दिख रहा है बच्चों, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम है, यानी प्राइस फॉल हुई तो भी सेम है और प्राइस कांस्टेंट थी तो भी सेम है। भले यहाँ पे प्राइस कम ज्यादा दिख रही, क्वांटिटी भी कम ज्यादा दिख रही, लेकिन जो पैसा खर्चा हो रहा वो तो सेम हो रहा। देखो 120 हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्ट आया वो कैसा है, यूनिटरी। और एक एक बोले तो वन यानी इक्वल। पैसा तब भी 120 रुपए खर्चा हो रहा था, आज भी 120 खर्चा हो रहा। अब देखो दूसरा बी कंडीशन देखो, जब 10 रुपए प्राइस थी हम कितना परचेस कर रहे थे 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 120, तो कितना खर्चा हुआ 120 रुपए। अब 8 रुपए बच्चों क्या हो गई, प्राइस हो गई, प्राइस 10 पे से फॉल हो गई 8 रुपीज आ गई, बट डिमांड हमारी सडनली इंक्रीज कर दिया हमने 20 यूनिट्स कर दिए, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो यहाँ पे 160 आ गया। यानी पहले टोटल एक्सपेंडिचर 120 हो रहा था, अब टोटल एक्सपेंडिचर 160 हो रहा। इसका मतलब है इलास्टिसिटी क्या हो गया, लेस देन 1, 1 से कम है ना। तो यहाँ पे एक चीज क्यों हो रही, क्योंकि पहले 120 हो रहा था, अब 160 रुपए हो रहा, यानी पैसा ज्यादा खर्चा होगा। प्राइस कम होने के बाद में भी पैसा ज्यादा खर्चा होगा। इज दैट क्लियर? तो अब सी नंबर की कंडीशन देखो, प्राइस 10 रुपीज थी और हम डिमांड कितनी कर देते हैं 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 120। यहाँ पे कितना हो रहा 120। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप देखो प्राइस जब रुपीज हमारी कितनी थी 8 थी, प्राइस कितनी थी 8 रुपीज थी, लेकिन अब हमने कितना परचेस किया, डिमांड किया हमने 14, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 14, अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 14 कर रहे हो तो वहां पे कितना हो रहा है प्राइस, वहां पे हमारी जो प्राइस आ रही है टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है बच्चों वो 112 रुपए आ रहा है। देखो आप अच्छे से समझ लो, यहाँ पे हमने डिमांड चेंज कर रहे बच्चों, हम लोग प्राइस 10 रुपीज पे 12 क्वांटिटी परचेस किया 120 आया। अब 8 रुपए जो प्राइस हुई हमने कितना परचेस किया 14 यूनिट किया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 112, 112, यानी बी 120 से भी कम पैसे खर्चा हो रहे हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड कैसे रहेंगी, इज ग्रेटर देन 1। समझा क्या? तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये उन्होंने दिया और अब ये पूरा पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इसमें क्या दिया उन्होंने। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने बताया, पर आप लोगों ने पढ़ना है क्योंकि ये पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ओरिजिनल प्राइस इज ₹10 पर यूनिट एंड द डिमांड इज 12 यूनिट, देयरफॉर द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज incurred 120, प्राइस फॉल, प्राइस वो बोलता कम हो गई दैट इज 8 एंड द डिमांड राइजेस अप टू 15 यूनिट बट द टोटल एक्सपेंडिचर इज स्टिल 120, वो बोलता 120 रुपए खर्चा, पहले भी 120 था अभी भी 120 है। इन दिस केस द टोटल आउटले डज नॉट चेंज, वो बोलता है जो टोटल एक्सपेंडिचर हम खर्चा कर रहे हैं वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम है, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, भैया हमारी जो डिमांड है वो जैसी रहेंगी। यहाँ पे दिया इन एग्जांपल बी एट द प्राइस ऑफ ₹10 12 यूनिट्स आर डिमांडेड, 10 रुपए में हम 12 यूनिट ले रहे थे, सो द टोटल एक्सपेंडिचर इज 120, जो 120 रुपए था वही था, लेकिन प्राइस उन्होंने बताया फॉल हुई दैट इज 8 रुपीज पर यूनिट एंड द डिमांड राइजेस टू द लेवल ऑफ 20 यूनिट, लेकिन हमने डिमांड कितनी कर दी 20 यूनिट कर दी। देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ कम्युनिटी राइजेस 160 हो गया बोलता, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर अंडर दिस न्यू कंडीशंस इज अ चेंज, वो प्राइस चेंज होने की वजह से बदल गया, इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, जितना पहले 120 रुपए खर्चा कर रहे थे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने बताया हेंस इन दिस एग्जांपल द डिमांड इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा पैसा हमारा खर्चा हो रहा क्योंकि 120 ये एक हो गया, 120 से ज्यादा हो रहा तो ग्रेटर देन 1, 120 से ज्यादा 160 तो ग्रेटर देन 1 हुआ। इन केस ऑफ सी ओरिजिनल टोटल आउटले 120 विद द चेंज इन द प्राइस 8 पर यूनिट द डिमांड एक्सपांड टू द 14 यूनिट, वो बोलता भैया जब 10 रुपए प्राइस थी तब हमने क्या किया, कितनी 12 क्वांटिटी परचेस की तो 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, लेकिन बाद में प्राइस फॉल हो गई, वो हो गई 10 पे से 8 हो गई, तो अब हमने क्वांटिटी भी कितनी कर दी 14 कर दी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 14 किया तो हमें वहां पे कितना मिला, नेवर द लीज द टोटल एक्सपेंडिचर ₹112, तो जो न्यू हिसाब से देखेगा तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 112 रुपए है, विच इज जो कि इज अ लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, यानी एक से जो एक था, एक किसको बोलेगा 120 को, तो वन जो था हमारा 120 जो आउटलेट था उससे वो कम है, वो उससे 112 ही है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा देयरफॉर इन दिस एग्जांपल द डिमांड टेंड टू बी इनइलास्टिक और इलास्टिक डिमांड इज अ लेस देन 1। यहाँ पे 120 जो 120 जो आउटले आ रहा है बच्चों का एक्सपेंडिचर है इसको 1 भूल जाएगा, फिर 120 था पहले अभी भी 120 है तो यूनिटरी 1, 120 है 120 से अब 160 हो गया यानी ग्रेटर देन 1, 120 है 114 हो गया यानी लेस देन 1। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट मेथड है बच्चों पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड, जिसको पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोला जाता है और जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में पॉइंट रखे जाते हैं और वो पॉइंट से वो पता करते हैं। नहीं समझा? जैसे आपको याद होगा हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था बच्चों 3.a में, और 3.a में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें हमने याद होगा आपको मैंने बताया था O axis represent price और y axis represent demand. When price is rupees 10 that time demand is 5, when price is rupees 20 that time demand is 4, when price is rupees 30 that time demand is 3, when price is 40 that time demand is 2, when price is 50 that time demand is 1. So if we join the A B C D point we get the DD1 is the demand curve which is looked down from top to bottom which indicate the inverse relationship between price and demand. ये हमने देखा था, क्या देखा था 3A में देखा था, क्या देखा था कि हमें पॉइंट मिलते हैं A B C D, और वो A B C D जो पॉइंट होते हैं बच्चों वो पॉइंट इंडिकेट करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम बी ए बी सी वाला पॉइंट अगर हम चॉइस कर रहे हैं तो पता चल रहा जब प्राइस 30 थी या 3 रुपीस थी तब डिमांड हमारी 30 थी। कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा सी। अगर हम बी पे जाते हैं तो बी पॉइंट इंडिकेट क्या कर रहा था, जब प्राइस हमारी 40 रुपीस थी तब डिमांड हमारी 2 केजी था। अगर हम ए पे जाते हैं तो पॉइंट क्या इंडिकेट करता 50 पे डिमांड क्या इंडिकेट करता है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ था बच्चों, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो टाइम पे वो पॉइंट ए बी सी डी वाले जो पॉइंट है वो इंडिकेट करते हैं, उसी को बोले गया पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, जियोमेट्रिक मेथड जो देखेंगे आज। समझा क्या? अब वो जो है वो अब हम देखने वाले हैं आगे। ये भी मार्च 2017 और 18 में आके गया था क्वेश्चन। The proportional method and the total outlay method enable us to measurement the elasticity of demand। क्या बात है, देखो दो डिमांड अभी तक दिया और अब वो बोलता कि जो भैया टोटल आउटले मेथड थी और जो टोटल प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो मेथड थी वो पूरी तरह से हमें अच्छे से नहीं बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है भैया, नहीं बताता, नहीं बताता। At a given point on the demand curve, therefore the Dr. Marshall की जय हो has developed yet another method। देखो बच्चों उन्होंने दो मेथड निकाला, पहले रेशियो मेथड निकाली, उसके बाद में एक्सपेंडिचर जिसको रेवेन्यू मेथड वो भी निकाली। फिर भी वो बंदा सेटिस्फाइड बैठा गया कि मैंने ये चीज निकाला। नहीं, आप तो बस एक क्वेश्चन लर्न कर लिया कि बोलते भैया बहुत हो गया, आज तो बहुत लर्न कर लिया, बहुत पढ़ लिया, अब मुझे नहीं पढ़ना। आप तो इतने सेटिस्फाइड हो जाते हो यार। वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने वो कितने सारे रिसर्च किया बंदे ने, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। पहली मेथड निकाली, किसने चैलेंज नहीं किया उसके पहले मेथड को, फिर भी बंदा सेटिस्फाइड हुआ क्या? नहीं, दूसरी मेथड लॉन्च किया। जब दोनों मेथड लॉन्च किया पूरी दुनिया ने लोहा दिया उसका कि दोनों मेथड भैया इसकी बहुत सही है, लेकिन फिर भी खुद का दिल नहीं बोल रहा था उसका। और उसका दिल क्या बोलता है, देखो उसने क्या लिखा वहां पे, उसने लिखा द प्रोपोर्शनल मेथड एंड द टोटल आउटले मेथड अनेबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व पे अगर कोई पॉइंट रखते हैं तो दोनों भी मेथड एग्जैक्टली नहीं बताती है कितना चेंजेस होता है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है। इसलिए बंदा सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने क्या किया, देयरफॉर इसी कारण से डॉक्टर मार्शल हैज डेवलप येट अनदर मेथड, दूसरी मेथड बंदे ने डेवलप किया टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड which is known as a point or a geometric method। वो मेथड को क्या बोला जाता है बच्चों, which is known as a point or a geometric method। एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, बोलता डिमांड करके कोई भी पॉइंट पे आप वहां पे पॉइंट बनाओ कोई भी कर्व पे तो आपको डिमांड कौन कर जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। कैसा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट, यानी जो भी कर्व होगा उस पर आप एक पॉइंट रख दो, लोअर सेगमेंट की तरफ जाओ, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबाउट द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट मिला उसके ऊपर जाओ, ऊपर बोले तो आड़ा ऐसा। ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एल डिवाइडेड बाय यू। एल क्या रहे तो लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, यू क्या है बच्चों तो अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अब आपको ये समझाने अच्छा एक बताओ क्या, मैं सीधा सीधा डायग्राम समझाता, डायग्राम के ऊपर से देखेंगे बच्चों। इतना वो उन्होंने क्या दिया वो तो नहीं पता मुझे, बट मैं क्या बता रहा हूँ वो देखो। यार पॉइंटर इतना बारीक है दिखता ही नहीं मुझे। चलो पर ट्राई करेंगे हम इसको अब समझने का। अब मैं आपको फिर से अपना वही लॉ ऑफ डिमांड में लेके जा रहा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में चलते हैं हम। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, डिमांड को नाम दे देता हूँ यहाँ पे 10 10 आ जाओ। ये होगा एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 20, यहाँ पे आते हैं हम 30, यहाँ पे आ गए हम 40।
ये क्वांटिटी डिमांडेड है 40 देखना, ये यार मेरे हैंडराइटिंग नहीं है, ये जो से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंटर वैसे ही है। ये 50 आपको समझ में आ रहा ना यार, आई नो आप होशियार बच्चे हो। ये हो गई प्राइस 1, ये लेते हैं बच्चों हम प्राइस 2, ये लेते हैं हम यहाँ पे प्राइस 3, ये लेंगे हम यहाँ पे प्राइस 4 और ये लेते हैं प्राइस 5। ठीक है, तो ये अलग अलग प्राइस है। अब देखो फिर से बताता, ओवा एक्सिस ये तो यार आपको लर्न हो गया है। ओवा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? ओवा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्राइस, ये देखो यहाँ पे प्राइस है। ओ एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा भैया? ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा डिमांड, ये यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, अब वो बोलता पॉइंटर मेथड किसे कहा जाता है? अगर एज्यूम करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ, ये जो DD1 है, DD1 इज अ डिमांड कर, ये जो दिख रहा है ना आपको बच्चों, ये डिमांड करे, ये वाला ये क्या है? ये डिमांड करे जो टॉप टू बॉटम नीचे आ रहा। अब पॉइंटर मेथड किसे कहा गया? उसने बताया भैया ये कर पे कहीं पे भी एक पॉइंट रख दो। अब ये देखो ये एक पॉइंट रख दिया मैंने, ये एक पॉइंट रख दिया। अब वो बोलता है ये पॉइंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांगने की लवचिकता कैसी है, ये कौन कर सकते हैं? कैसे कौन सकते? तो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। तो ये लोअर सेगमेंट, ये इधर जा रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ सीधा नीचे तो ये मुझे मिल गया 25 क्वांटिटी, यहाँ पे 25। और यहाँ पे अगर मैं सीधा इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये देखो जब प्राइस रहेंगी 3 रुपए तब मैं कितनी क्वांटिटी परचेस करूंगा बच्चों? 25। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट रखता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रख दिया, फिर इधर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये होगा प्राइस 5। इधर अगर मैं सीधी स्ट्रेट ड्रॉइंग करता हूँ तो ये होगा 10। तो इसका मतलब है मुझे पता चल रहा है यहाँ पे क्या पता चल रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे पता चल रहा है? व्हेन प्राइस इज ₹5 दैट टाइम ऑफ डिमांड इज कितना? 10। एंड अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ से चेंज कर दूं, यहाँ पे ये पॉइंट उठा के ला लूं तो ये बताएगा 20। अब यही पॉइंट यहाँ पे ला दूं तो ये बताएगा मुझे 30। ये पॉइंट यहाँ पे बता दूं तो ये बताएगा मुझे यहाँ पे। इसका मतलब हुआ ये जो पॉइंट आ रहे हैं हमें, ये जो DD1 पे डिमांड कर पे अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट को आप नाम भी दे सकते हैं, A B C, ऐसे अलग अलग पॉइंट को नाम दे सकते हो और आप कोई भी पॉइंट से इसको मेजर कर सकते हैं, इधर और इधर। इससे आपको क्या पता चलता है कि वो टाइम पे कितनी, वो जो भी पॉइंटर आप वो रेशियो पे रखोगे, है ना, जो भी पॉइंटर आप क्या करोगे वो कर पे रखोगे, वो पॉइंट से आप इसको काउंट कर सकते हो। समझा क्या? वो पॉइंट से आप क्या कर सकते हो? इसको काउंट कर सकते हो कि भैया ये कितना आएगा, क्या आएगा। अब देखो फिर से हम इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट से कौन करना है, ये वाला पॉइंट लेते हैं। अब ये पॉइंट से हमें कौन करना है? सीधा स्ट्रेट लाइन और ये एक नीचे लाइन। यार ये ना थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। चलो तो अब ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे हम ये पॉइंटर से। वाह, चलो ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे रखा था हमने, ये जो कर है DD, ये कर पे हमने पॉइंट रखा। अब यहाँ पे भी आप पॉइंटर रख सकते हैं, ये पॉइंटर से भी आप पता कर सकते हैं भैया क्या है डिमांड, क्या है प्राइस और क्या है डिमांड। समझा क्या? इसको उन्होंने पॉइंटर मेथड बोला। पॉइंटर मेथड बोले तो आप DD जो डिमांड कर रहे हैं उसके कर पे कहीं पे भी पॉइंट रखो और वहां से लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट कितना है उसको काउंट करो। उसको काउंट करने के बाद में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चल जाएगी कि व्हेन प्राइस इज हाई डिमांड इज लो, ऑन द अदर हैंड प्राइस इज लो डिमांड इज हाई। दैट क्लियर? इसी को उन्होंने पॉइंटर मेथड बताया, जहां पे उन्होंने पॉइंटर में उन्होंने दिया P1, ये देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये P1 पॉइंटर दिखाया 1, ये P2 पॉइंटर बताया, ये P3 पॉइंटर बताया। P3 को अगर अपन ज्वाइन करते तो ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे। समझा क्या? तो ये था बच्चों पॉइंटर मेथड। चलो क्या बोलते हैं मार्शल जी, वो देखते हैं बाकी। तब देखो, with the help of the following example we can understood the how the measure elasticity of demand at a point on a linear demand curve। जो डिमांड करता बोलता हूँ वहां पे अगर हमने पॉइंट रखा तो कैसे हमें इलास्टिसिटी डिमांड कौन करता थी ये पता चलता। इन द अबव फिगर DD1 इज द डिमांड कर। इसने पहले DD1 क्यों बताया? क्योंकि उसको बताया DD1 जो डिमांड करे कर के ऊपर ही हम पॉइंट रखने और वहीं से हम काउंट करने वाले हैं। और इसलिए बताया उन्हें इन द अबव फिगर DD1 इज द डिमांड कर एंड वी मेजर दैट इट इज अ लेंथ इज अ 6 सेंटीमीटर। वो बोलता है हम एज्यूम करके चलते कि ये जो लेंथ है इसकी बच्चों ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। एट पॉइंट P द डिमांड कर इज इन्फिनिट इलास्टिक वेयर एज एट पॉइंट P4 इलास्टिसिटी डिमांड इज अ 0। वो बोलता है यहाँ पे P4 पे क्यों है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 क्यों है? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है।
समझा क्या? और पी पे डिमांड क्या है, 0.6 पे ज्यादा है क्योंकि वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। अब वो बोलता है देयरफॉर वी हैव टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ पॉइंट P1 P2 P3। हम सिर्फ यही काउंट कर सकते हो, बोलता हूँ P1 P2 और P3 पे। क्यों? क्योंकि ये किसको टच हुए नहीं, और यहाँ से P1 से काउंट करेंगे तो ये ऐसा पता चलता सीधा सीधा लाइन, और P2 से ऐसा पता चलेगा लाइन, और P3 से ऐसा पता चलेगा, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया रेड लाइन में वो है। और P और P4 पे वो बोलता नहीं, क्योंकि वहाँ पे 0 है, वहाँ पे P डायरेक्ट y एक्सिस को टच हो रहा है। At point P1, elasticity of demand is a lower segment of the demand curve below the given point P4, यानी P4 divided by upper segment, that is the demand curve P1 and P. Therefore, elasticity of demand P1 divided by P1 P4 divided by P1 P elasticity of demand is greater। अब आपको ये समझा नहीं होगा, मैं समझाता। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि भैया हम क्या करते हैं, जैसा P1 ले लो आप, ये P से लेके तो ये P1 तक ले लो, इसको हम किससे डिवाइडेड कर रहे हैं, तो वो बोलता है P1 को जो है डिवाइडेड कैसे करें, अपर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट क्या है, P1 है, और इसको हम डिवाइडेड कैसे कर रहे हैं, तो P4 से कर रहे हैं, तो P से लेके P4। नहीं समझा? जैसा ये 1 2 पकड़ लो और इसकी टोटल आती है 8, तो 1 2 कितना होगा, 1 + 2 कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 8, ऐसा बोल रहा है। तो उसको इन क्या बताया उन्होंने, देयरफॉर elasticity of demand is greater than 1, less than 1, it means the demand curve or elasticity of demand is greater than 1 at point P1। अब यहाँ पे point P1 पे क्या दिख रहा है, वो greater than 1। क्यों greater than 1? क्योंकि इससे वो ज्यादा है। कहाँ से ज्यादा है? P से ज्यादा है। Similarly, by using the above given formula, we can measure the elasticity of demand at a point P2। अब P2 पे भी वो बोलता है, यहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं, P3 पे भी काउंट कर सकते हैं। यानी एक बताऊं कि आपको सिंपल बताता है, वो जो भी P लेना है आपको, तो पहले टोटल जो P से लेके तो P4 आप एज्यूम करो वो 8 है, 9 है, 10 है, वहां पे उसने 6 सेंटीमीटर बोला, पर मैं बोलता हूँ हम 10 पकड़ते हैं। और अब आपको कौन करना है, तो कौन कैसे करना है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता होगा कि सर ये हमें कौन नहीं करते आ रहा, तो बच्चों मैं बता दो उसको कौन कैसे करना है। डायग्राम में देखो आप, ये जो लाइन दिख रही है बच्चों, ये यहाँ तक, ये एज्यूम करो 10 है। अब वो बोलता है हमें क्या काउंट करना है, P से लेके P1 काउंट करना है। अब ये हो गया 2.5, ठीक है। अब ये P1 से P2 हो गया 2.5, P2 से P3 हो गया 2.5, और P3 से हो गया P4। पॉइंटर कहाँ गया, ये P3 से P4 हो गया 2.5। तो अगर आप ये 2.5 प्लस कर रहे हो बच्चों, तो सब मिला के चारों P को प्लस किया तो कितना आ गया 10। तो अब ये वो क्या बोल रहा है, P से लेके तो P1, तो यानी कितना होगा 2.5 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको पता चल जाएगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा। अब ऐसे ही आप 2 पे भी काउंट कर सकते हैं, P2 पे काउंट कैसे करोगे फिर, तो P2 काउंट कैसे होगा, P से लेके तो P2 तक, फिर 2.5 प्लस 2.5 5 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा 2। फिर P3 कौन कैसे होगा, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 7.5 डिवाइडेड बाय 10। समझा क्या? तो इस तरह से उसके आंसर्स आएंगे, और वही उन्होंने यहाँ पे दिया, डिमांड इज अ यूनिटरी इलास्टिक, इट मींस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 वेयर एज दैट पॉइंट P डिमांड इज अ लेस देन 1। P पे लेस देन 1 है क्योंकि वो एक से कम है, क्योंकि डायरेक्ट वो y एक्सिस को वहां पे ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पे P4 जो है वो इसको ज्वाइन कर रहा है, किसको, x एक्सिस को। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी जो डिमांड कम ज्यादा होती है उस पर परिणाम करते हैं, जिसमें नेचर ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटी कौन से टाइप की है, ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ है या नहीं है, अगर ज्यादा ड्यूरेबल रहे तो कमोडिटी ज्यादा परचेस करते हैं, कम टिकाऊ है तो कम लेते हैं। बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसको अगर सब्स्टिट्यूट है तो हम दूसरा लेंगे, टी और कॉफी, नहीं है तो टी लेना पड़ेगा, प्राइस कितनी भी बढ़ गई तो। बाद में नंबर ऑफ यूजर, हम यूजेज हम कितने यूज करने वाले हैं उसके जैसा पैसा, इलेक्ट्रिसिटी, इसके नंबर ऑफ यूजेज है, बट कुछ चीजों का यूज एक ही होता है। बाद में प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या रहेंगी, उसके बाद में हैबिट्स क्या है हमारी, इनकम ऑफ अदर कंज्यूमर, क्या कंज्यूमर की इनकम क्या रहेंगी, अर्जेंसी है या नहीं है, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या नहीं है वो, ये सब क्वेश्चन इसमें आ गए, ये सब पॉइंट इसमें कवर होते हैं। बट आपको बता दूं 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ बच्चों, उसमें से ये क्वेश्चन को साइड में रख दिया उन्होंने, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। और जो कुछ बच्चे अगर 2022 के एग्जाम के लिए देख रहे हैं जो अभी 11 में है, तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इजी है,
कि नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी कौन से टाइप की है, वो हिसाब से हम उसको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको 12th को जिनके एग्जाम अभी 2021 में है उनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हमें इसको ड्रॉप करना है। बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्च 2014 अक्टूबर 2017 में भी आया था। ये भी क्वेश्चन 25% सिलेबस 2021 के एग्जाम में, एचएससी के एग्जाम में से निकाल दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस टू द प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट टू फैक्टर प्राइसिंग, फॉरेन ट्रेड, ये जो पॉइंट्स है ये आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं आने वाले बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 और 6 ये पूरी तरह से 25% जो सिलेबस है उसमें है, 75% सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस किया गया, इसलिए क्वेश्चन आपको नहीं करना है। फिर बारी आती है डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक, डिफरेंस आपको सेल्फ स्टडी करना है, बिकॉज जो हम लोगों ने पढ़ाया उसके ऊपर ही ये डिफरेंस है और ये आपको खुद को करना है। ये सभी डिफरेंस बिटवीन जो है बाद में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर, ये दोनों भी आपको पढ़ना है बच्चों, ये अच्छे से लर्न करना है। क्योंकि अगर 75% में बाकी चीजें हैं और 25% में 2 क्वेश्चन निकल गए तो इसका मतलब है इसके डिफरेंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ने का कोई चांस नहीं है। और वैसे भी हमने देखा था 3A और 3B, ये जो 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 में जो सब सेक्शन ए बी है, ये इसका वेटेज भी अगर देखते हैं तो बच्चों ज्यादा मार्क के लिए वेटेज है, तो इसमें कहीं पे भी हम चॉइस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 25% जो सिलेबस रिड्यूस किया उसमें अब चॉइस आप तो भी मत करो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये उसको ऑब्जेक्टिव्स आपको सेल्फ स्टडी करना है और इसको सॉल्व करना है। अब चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, सप्लाई एनालिसिस। अभी तक हमने डिमांड देखा, अब कल हम देखेंगे कल से सप्लाई एनालिसिस। यहाँ तक इतना ही था। आई होप आपका लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।